गुड मॉर्निंग। दोबारा से मैं जो है क्लास 12 का चैप्टर लेके आया हूँ, चैप्टर नंबर 3। क्योंकि इससे पहले जो है हमने पढ़े हुए थे क्लास 10 का जो है सिलेबस मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अभी हमें पढ़ना है क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है आव्यूह। धीरे धीरे जो है हम लोग सारे चैप्टर इसके कंप्लीट कर लेंगे, थोड़ा बस टाइम लगेगा, तो आप लोग जो है वीडियो में बने रहें क्योंकि आप लोगों के सहयोग से ही हम जो है आगे बढ़ पाएंगे। तो हमें जो है चैप्टर नंबर 3 पढ़ना है। क्या पढ़ना है उसमें? आव्यूह। आव्यूह। तो आव्यूह होता क्या है? आव्यूह जनरली एक तरीके की आयताकार आकृति होती है। कैसी होती है? आयताकार आकृति होती है। उसमें जो है हमारे जो अवयव आते हैं, ठीक है, अवयव उसमें एक तरीके से हमारे जनरली वास्तविक संख्याएं भी हो सकती हैं, सम्मिश्र संख्याएं भी हो सकती हैं, और साथ ही साथ उसमें फलन भी हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि उसमें देखो यह एक वास्तविक संख्या या सम्मिश्र संख्या या फलनों की एक आयताकार आकृति होती है, ये कह सकते हैं हम, होती है। तो इसमें जो अवयव है जरूरी नहीं है कि वो वास्तविक संख्याएं ही हो, सम्मिश्र संख्या भी हो सकती है और कोई फलन भी हो सकता है। फलन जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है ना यहाँ पे कि f(x) बराबर कुछ भी हो सकता है 2x + 3, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है यही हो। आयताकार आकृति किसी भी प्रकार की हो सकती है, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ी ली है। देखो अभी हम इसको बनाते हैं, जैसे कि ऐसे भी हो सकती है 2 1 3 2, ऐसे भी हो सकता है 1 + i 2i 3i 4i, या फिर ऐसे भी हो सकता है f(x) बराबर x², f(x) बराबर 2x, f(x) बराबर 3x और f(x) बराबर 4x। तो इन तीनों में से किसी भी प्रकार की हो सकती है, जरूरी नहीं है इसी तरीके की हो। ठीक है, अब जो आव्यूह है, आव्यूह हम बनाते कैसे हैं, आव्यूह में क्या क्या चीजें होती हैं वो हम समझते हैं। ठीक है, आव्यूह बनाने का वर्णन। तो सबसे पहले हमें पता भी तो होना चाहिए कि आव्यूह में जो ये अंदर अवयव दिए हुए हैं ये किस तरीके से जनरेट होते हैं, किस तरीके से हमें पता चलते हैं, तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए। तो उससे पहले आव्यूह जो होता है, आव्यूह में 2 चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज होती है पंक्ति, ठीक है, जिसे बोलते हैं रो। फिर दूसरा होता है स्तंभ, जिसे बोलते हैं कॉलम। ठीक है, ये 2 चीजें हम यूज करते हैं आव्यूह में, जिसके कारण से हम क्या करते हैं, अवयव इसके बता देते हैं। देखो जो आयत नंबर होता है उसे हम दिखाते हैं पंक्ति में, और जो छेद होता है उसको हम दिखाते हैं स्तंभ में। ठीक है, आव्यूह बनाने के वर्णन में सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, पंक्ति पता होनी चाहिए और स्तंभ पता होनी चाहिए। ठीक है, पंक्ति किस तरीके से होती है, अगर कोई आयत का आयताकार ये आव्यूह है, जैसे कि 1 2 3 4, तो इसमें पंक्ति कौन है, ये है पंक्ति। इस तरीके से जो हम जनरेट करते हैं इसको हम बोलते हैं पंक्ति। और जब हम इस तरीके से करते हैं, आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा, क्लास 12 में आ गए हो, इससे पहले आपने पढ़ा ही होगा किस तरीके से बताते हैं। तो हमारा स्तंभ इस तरीके से होता है और पंक्ति इस तरीके से होती है। ठीक है, अब जो ये आव्यूह है इसकी कई बार सवाल में कोटि पूछ लेता है कि कोटि क्या होती है किसी भी आव्यूह की। तो कोटि हम उस आव्यूह में अवयवों को देखकर बताते हैं, मतलब कि उस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या कितनी है और उसी आव्यूह में स्तंभों की संख्या कितनी है, हम उन दोनों को देखते हैं और उन दोनों को देखने के बाद हम ये बताते हैं कि उस आव्यूह की कोटि कितनी होगी। जैसे कि ये एक आव्यूह है
1 2 3 4। ठीक है, इसमें जो पंक्तियों की संख्या हम निकालते हैं वो ऐसे निकलती है, पंक्तियों की संख्या और फिर होती है स्तंभों की संख्या। अब हम बार बार तो ये लिखेंगे नहीं कि पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या, पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। तो पंक्तियों की संख्या को हम दिखाते हैं m से, और उसी तरीके से स्तंभों की संख्या को हम किससे दिखाते हैं, n से। तो इसमें पंक्तियां कितनी है, 1 और 2, तो यहां पर m बराबर कितना आ गया, 2। उसी तरीके से स्तंभों की संख्या कितनी है, 1 और 2, तो स्तंभों की संख्या कितनी होगी, 2। तो इस प्रकार से इस आव्यूह की जो कोटि है, आव्यूह की कोटि वो हो जाएगी m गुणा m बराबर 2 गुणा 2। पंक्तियों की संख्या पहले आती है, स्तंभों की संख्या बाद में आती है। ठीक है, तो इसीलिए हम पंक्तियों की संख्या को पहले लिखते हैं। m हमारा 2 है तो हमने यहाँ पे 2 कर दिया, m हमारा 2 है तो m को भी हमने 2 कर दिया। अब आव्यूह को पूरा ये समझने के बाद इसके प्रकार होते हैं कि आव्यूह के कितने प्रकार होते हैं, किस किस तरीके के आव्यूह हो सकते हैं और किस किस तरीके के आव्यूह को हम हल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये जो है रफ कर रहा हूं, बाकी मैं फिर आपको बताता हूं कि जो आव्यूह होता है आव्यूह के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, और क्या करना है हमको, आव्यूह के प्रकार। ठीक है, धीरे धीरे समझेंगे, आराम से सब समझ में आएगा। सबसे पहला हमारा आता है पंक्ति आव्यूह। इसमें m बराबर 1 होता है, पंक्तियों की जो संख्या होती है उसमें पंक्तियों की संख्या केवल 1 होती है। तो पंक्ति आव्यूह में m बराबर होता है 1। इसका मतलब क्या है, अगर मैंने कोई आव्यूह लिखा है जैसे कि 1 2 3 4 5 6, तो इसका जो है पंक्ति कितनी होगी, पंक्ति इसकी हो जाएगी 2, लेकिन हमें m बराबर 1 लेना है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा गलत। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, जो पंक्ति आव्यूह होता है उसमें m बराबर 1 होता है, कहने का मतलब है कि जो पंक्तियों की संख्या होती है वो पंक्तियों की संख्या 1 होती है। तो उदाहरण यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2 और 3। इसमें पंक्ति कितनी है, केवल एक पंक्ति है, तो पंक्ति हमारी 1 हो गई। और स्तंभों की संख्या कितनी भी हो सकती है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, पंक्ति केवल 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 गुणा 3, क्योंकि स्तंभ कितने हैं, 1 2 और 3, ऐसे करके लेंगे ना हम, पंक्ति तो हमारी 1 हो गई। फिर दूसरा हमारा आता है स्तंभ आव्यूह। इसमें होता है n बराबर 1, कहने का मतलब है कि स्तंभ आव्यूह में हमारी पंक्तियों की संख्या कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो स्तंभ होते हैं उनकी संख्या 1 ही होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास नोट्स होंगे, नोट से देख लेना, बुक होगी तो बुक में भी इनकी डेफिनेशन लिखी हुई है, इसलिए मैं यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिख पा रहा हूँ, केवल समझा रहा हूँ प्रकार किस तरीके से होते हैं और किस तरीके से हम आगे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो उदाहरण में यहां पर हमें क्या करना है, इसकी स्तंभों की संख्या 1 होनी चाहिए, पंक्तियां कितनी भी हमें चलेगा, तो यहां पर 1 2 और 3, तो इसमें स्तंभ कितने हैं, 1 और पंक्तियां 3, तो 3 गुणा 1। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, स्तंभ आव्यूह बन गया। उसके बाद हमारा तीसरा कौन सा आता है, तीसरा आव्यूह हमारा आता है सममित आव्यूह। सममित आव्यूह हम उस आव्यूह को कहते हैं जिसमें, जैसे कि हमारे जो ए आई जे होते हैं, ए आई जे बराबर होता है ए जे आई के। कहने का मतलब है कि अगर मैं कोई अवयव लूं, जैसे कि A12 अवयव मैंने लिया, ठीक है, ये क्या है, A12 है, इसका मतलब ये किसके बराबर होगा, A21 के बराबर होगा। इसके हिसाब से, सममित आव्यूह के हिसाब से ए आई जे बराबर होता है ए जे आई, जिसमें A12 बराबर किसके हो जाएगा, A21 के। फिर उसके बाद हमारा आता है शून्य आव्यूह।
शून्य अवयव। शून्य अवयव में नाम से पता चल रहा है कि शून्य अवयव क्या होता है, जिसमें सारे के सारे अवयव क्या होंगे, उस अवयव में शून्य होंगे। ठीक है, तो उदाहरण ले लेते हैं हम इसका, कुछ भी बना लेते हैं, 0 0 0 0 0 0। तो ये कितनी है 2, सॉरी इसकी पंक्तियां कितनी है 2, तो 2 क्रॉस 3। अब उसके बाद हमारा आता है यहां पर एकल अवयव। एकल अवयव हम उस अवयव को कहते हैं जिस अवयव में केवल एक अवयव होता है। कुछ भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर 1 हो गया, या फिर 2 हो गया, या फिर 3 हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें केवल एक ही अवयव होगा, बाकी कोई अवयव उसमें नहीं होगा। तो चौथा आता है हमारा विकर्ण अवयव, सॉरी पहला दूसरा तीसरा हो गया ना, ऐसे कर लो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ हमारा क्या है विकर्ण अवयव। तो विकर्ण अवयव हम उस अवयव को कहते हैं जिसमें केवल विकर्ण के अवयव क्या होते हैं, दिए हुए होते हैं, और बाकी सारे अवयव हमारे क्या होते हैं, शून्य होते हैं। जैसे कि हमने विकर्ण पढ़ा होगा ना, जैसे कि कोई आयत है, तो इस आयत का विकर्ण क्या होगा, ये हो सकता है और ये हो सकता है, इन दो के अलावा कोई इसका विकर्ण नहीं हो सकता। तो इसके अगर हम अवयव निकालेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये तो विकर्ण अवयव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें विकर्ण को छोड़कर बाकी अवयव भी क्या है, दिए हुए हैं। तो हम बाकी अवयव क्या कर लेंगे, 0। ठीक है, इसमें क्या है, विकर्ण अवयव होते हैं। एक काम करते हैं, एकांक बना देते हैं। ठीक है, ये हमारा विकर्ण अवयव होता है। सातवां हमारा आता है समविकर्ण अवयव। इसमें जो विकर्ण अवयव होते हैं वो एक जैसे होते हैं, जैसे कि 3 3 3 बाकी 0। ठीक है, ये हमारा समविकर्ण अवयव होता है। समविकर्ण अवयव हम उस अवयव को कहते हैं जिसमें केवल विकर्ण के अवयव होते हैं, बाकी सारे अवयव शून्य होते हैं, और विकर्ण के अवयव एक जैसे होते हैं। 3 है तो 3 ही रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा, 6 है तो 6 ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। उसके बाद हमारा आता है आठवां हमारा अवयव आता है समविकर्ण हो गया, विकर्ण हो गया, एकल हो गया, शून्य हो गया, सममित हो गया, स्तंभ अवयव हो गया और पंक्ति अवयव हो गया। अब आता है सम अवयव। सम अवयव, तो सम अवयव हम उस अवयव को कहते हैं जिसमें, देखो अगर कोई अवयव है तो उस अवयव को हम अंग्रेजी के अल्फाबेट में कहते हैं, जैसे कि कैपिटल ए, कैपिटल बी, इस तरीके से हम दिखाते हैं। तो अगर कोई दो अवयव हैं, मान के चलो एक ये ए अवयव है, ए अवयव है, और दूसरा कोई बी अवयव है, तो इन दोनों अवयव के जो अवयव होंगे, जो दोनों ये अवयव हैं, इन दोनों अवयव के संगत जो अवयव होंगे वो भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने लिखा 1 2 3 4 और यहाँ लिखा 4 5 6 और 7, तो 1 4 के बराबर होगा, 2 5 के बराबर होगा, 3 6 के बराबर होगा और 4 7 के बराबर होगा। ऐसा आता नहीं है, क्योंकि ऐसे में क्या है, हमारा एक सवाल आता है जिसमें x का मान निकालना पड़ता है। तो ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो ये सारा का सारा समझ में आ जाएगा सम अवयव होता कैसे है। फिर नवा हमारा आता है, एक रह गया हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, वर्ग अवयव। तो वर्ग अवयव हम उस अवयव को कहते हैं जिसमें m बराबर n होता है। m बराबर n का मतलब है कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या, दोनों की संख्याएं क्या होती हैं, बराबर होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कौन सी है, 3 क्रॉस 3 है। क्यों है, क्योंकि इसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों की दोनों क्या है, बराबर है। उसके बाद हमारा 10वां आता है वर्ग अवयव, भी हमारा होगा। फिर उसके बाद आता है वर्ग अवयव और विषम यूनिट।
पंक्ति आव्यूह हो गया, स्तंभ आव्यूह हो गया, सममित आव्यूह, शून्य आव्यूह, एकल आव्यूह, विकर्ण आव्यूह और समविकर्ण आव्यूह। फिर होता है विषम आव्यूह। विषम आव्यूह, इस आव्यूह में क्या होता है कि जो पंक्तियों की संख्या होती है और जो स्तंभों की संख्या होती है वो दोनों बराबर नहीं होती हैं, वो असमान होती हैं। तो m does not equals to n, m n के बराबर नहीं होता है। कुछ भी ले लो, 1 2 3 4 5 6, देखो इसमें पंक्ति कितनी है, 2 है और स्तंभ 3 है। तो पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या यहाँ पर बराबर है ही नहीं, बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है, वो विषम आव्यूह है। तो यहां पर हमने जितने भी पढ़े आव्यूह, एक होता है लास्ट एकांक आव्यूह, ठीक है। एकांक आव्यूह जो होता है उसमें केवल एक एक जो है अवयव दिए हुए होते हैं, बाकी अवयव हमको नहीं पता होते हैं, बाकी सारे अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। तो ये मैंने तुम्हें जो है आव्यूह क्लास 12 का चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 3, उसमें जो कॉन्सेप्ट है आव्यूह का, आव्यूह क्या होता है एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर से। जो आव्यूह होता है, आव्यूह वास्तविक संख्याओं का या फिर सम्मिश्र संख्याओं का या हमारे किसी भी फलन का एक समूह होता है और वो एक आयताकार आकृति में होता है, ठीक है। अब जो आव्यूह है, आव्यूह को हम दिखाते किस तरीके से हैं, तो जो आव्यूह है, आव्यूह के हम कैपिटल अक्षरों में दिखाते हैं, कैपिटल ए में, जैसे कि यहाँ पर अभी दिखाया ए बराबर या है हमारा, ठीक है। और जो उसमें अवयव होते हैं उनके नाम होते हैं, जैसे कि ए आई जो आयत टर्म चलता है उसको हम दिखाते हैं पंक्ति में, जो जेथ टर्म चलता है उसको हम दिखाते हैं स्तंभों में। तो जो पंक्ति होती है उसको हम बोलते हैं एम और जो स्तंभ होता है उसको हम बोलते हैं एन। इसलिए बोलते हैं क्योंकि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बार बार लिखेंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा, जिसके कारण से हम क्या कर देते हैं, पंक्तियों की संख्या को m बोल देते हैं और स्तंभों की संख्या को हम क्या बोल देते हैं, n बोल देते हैं। अब उसके बाद हमें ये तो पता चल गया कि भाई आव्यूह होता क्या है, फिर उसमें हमें पंक्तियों की संख्या ही पता चल गई, आव्यूह की संख्या ही पता चल गई। अब इन आव्यूह को कई तरीके से थोड़ा सरल बनाने के लिए उनके प्रकार हमने पढ़े। तो उनके प्रकार में सबसे पहला हमने ये पढ़ा कि पंक्ति आव्यूह क्या होता है। तो पंक्ति आव्यूह से हमें साफ साफ पता चल रहा है, पंक्ति मतलब उसमें केवल एक पंक्ति है। तो पंक्ति आव्यूह से हमने यहाँ पे पढ़ा m बराबर 1, m बराबर 1 है, इसका मतलब इसमें पंक्ति एक ही होगी, स्तंभ कितने भी हो सकते हैं, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो पंक्ति हमने यहाँ पर एक ले ली। उसके बाद हमारा आता है स्तंभ आव्यूह। तो स्तंभ आव्यूह में n बराबर 1 हो गया। n बराबर 1 का मतलब है कि यहाँ पर जो स्तंभों की संख्या है वो 1 होगी, बाकी पंक्तियों से हमें कोई लेना देना नहीं है। तीसरा हमारा है सममित आव्यूह। तो सममित आव्यूह हम उस आव्यूह को कहते हैं जिसमें ए आई जे बराबर ए जे आई हो जाए। कहने का मतलब है कि अगर मैं ए 12 लूंगा अवयव तो ये ए 21 के बराबर आ जाएगा, और अगर मैं ए 21 लूंगा तो वो ए 12 के बराबर आ जाएगा। फिर आता है हमारा चौथा शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह नाम से पता चल रहा है शून्य मतलब 0, तो 0 आव्यूह हमारा ऐसा बन जाएगा। जरूरी नहीं है 2x3 का योग, कुछ भी हो सकता है, 3x3 का भी बन सकता है, 2x2 का भी बन सकता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है एकल आव्यूह। तो एकल आव्यूह हमें नाम से पता चल रहा है, एकल मतलब केवल एक होगा, उसमें अवयव कितना होगा, केवल एक होगा। फिर विकर्ण आव्यूह। तो विकर्ण आव्यूह हमने शुरू से पढ़ा हुआ है, आयत से या किसी से भी वर्ग से जितने भी हमने ये आकृतियां पढ़ी हुई है उससे हमें पता चलता है विकर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। तो उसमें जो विकर्ण है, विकर्ण के अवयव एक रहेंगे, कुछ भी हो सकता है, 1 5 4 कुछ भी हो सकता है, बाकी सारे अवयव क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए विकर्ण के अलावा। फिर आता है समविकर्ण आव्यूह। तो समविकर्ण आव्यूह हम उस आव्यूह को कहते हैं जिसमें विकर्ण के अवयव समान होते हैं, जैसे कि 3 हमने बना रखा है उदाहरण में, और दूसरा भी ले सकते हैं 5 4 6 कुछ भी, लेकिन उसमें केवल विकर्ण के अवयव समान होते हैं, बाकी सारे अवयव 0 होते हैं। फिर हमने 8वां पढ़ा सम आव्यूह। तो सम आव्यूह हम उस आव्यूह को कहते हैं जिसमें अगर हमने 2 आव्यूह लिए हैं तो एक आव्यूह और दूसरे आव्यूह के जो संगत अवयव होंगे आमने सामने के, वो एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो वो हमने यहाँ पे दिखा दिया कि वो क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होता है। उसके बाद आता है हमारा नवा वर्ग आव्यूह। तो वर्ग आव्यूह हम उस आव्यूह को कहते हैं जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों क्या होती हैं, समान होती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा विषम आव्यूह। तो विषम आव्यूह हम उस आव्यूह को बोलते हैं जिसमें
पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या एक दूसरे के बराबर नहीं होती है। फिर आता है एकांक अवयव। एकांक अवयव हमें नाम से पता चल रहा है कि इसमें जो हमारा क्या बोलते हैं इसको विकर्ण होगा, विकर्ण के अवयव क्या होंगे, एक होंगे, बाकी सारे अवयव शून्य होंगे। इसमें एक चीज और समझने वाली है कि जो वर्ग अवयव था वो हमारा स्तंभ अवयव और शून्य अवयव के बाद आता है। तो जितने भी सममित है, एकल है, विकर्ण है, सम विकर्ण है, सम अवयव है या विषम अवयव है या एकांक अवयव है, तो इन सब में वर्ग अवयव पहले आएगा। वर्ग अवयव का मतलब है कि उसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होगी, ठीक है, केवल इसको छोड़ के, क्योंकि विषम अवयव में क्या होता है, पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान नहीं होती है। तो ये था 3 जो हमारी एक्सरसाइज है अवयव, उसका थोड़ा सा जो जितना भी कॉन्सेप्ट है एक्सरसाइज से शुरू करने से पहले वो कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें अच्छे तरीके से समझा दिया है। जिसको जो चीज समझ में ना आए वो प्लीज कमेंट कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब करें। आपको ज्ञान मिल रहा है, बाकी आगे लोगों को भी मिले, आप लोग तो यही चाहते हैं, जितना चाहेंगे उतना बढ़िया रहेगा, जितने लोगों को ज्ञान मिलेगा उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। 3.1 करेंगे अच्छे तरीके से, पूरे प्रॉपर तरीके से। हमने जो है ये 3 पॉइंट का पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया है क्या है। जिसको समझ में नहीं आए वो मुझे कमेंट करेगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में 3.1 के साथ।